हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या आप जानते हैं सीरीज का सेट 11 देखेंगे, जिसमें क्लास 10th में दिए गए क्या आप जानते हैं रोचक तथ्य और एक्स्ट्रा फैक्ट से संबंधित बनने वाले संभावित प्रश्नों का पार्ट 1 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6, 7, 8 और 9 का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। याद रखिएगा, क्लास 9 तक का PDF फाइल अपलोड कर दिया गया है। अब चाहे तो वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं एक रोचक तथ्य से, जो कि क्लास 10 की बुक में दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ से BPSC TRE में सवाल पूछा गया था। क्या है रोचक तथ्य? तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सिंपल सा याद रखना है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको कानूनी कार्रवाई आप पर की जा सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या बनता है। सवाल है, कौन सा राज्य हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाना आवश्यक कर दिया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाना आवश्यक कर दिया गया है। अगर आप नहीं करते तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए एक और रोचक तथ्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी सवाल BPSC TRE में पूछा गया था। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ठीक है, तमिलनाडु वाला जो केस था ना, वो आवश्यक था, करना ही था। अगर नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस मेघालय की राजधानी शिलोंग में ना, यहाँ पे छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ये परंपराएं बहुत पहले से चलती आ रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मासिनराम और चेरापूंजी जहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, वहाँ से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिलोंग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। एक्चुअली में क्या है, आप लोग जानते होंगे कि मासिनराम जो है ना, आप लोग सुने होंगे कि गारो, खासी, जयंती 3 पहाड़ियाँ हैं। तो जो खासी पहाड़ी है यहीं पर स्थित है आपका मासिनराम, और यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिलोंग, और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। तो ये उस स्थिति में पड़ता है यहाँ पे शिलोंग। तो वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है ना, या फिर कह सकते हैं ना के बराबर होती है। तो यहाँ पे पानी की गंभीर समस्या से उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे छत वर्षा जल संग्रहण देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग करते हैं, वर्षा जल को संग्रहित करते हैं और उसका फिर स्टोर करके फिर उसका यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु तो वहाँ तक अनिवार्य कर दिया है वहाँ सरकार, करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल क्या बनता है। मेघालय के शिलोंग शहर में छत वर्षा जल संग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए पहला पॉइंट, चेरापूंजी और मासिनराम शिलोंग से 550 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कथन गलत है। कितना दूरी पर है? 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिलोंग शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना नहीं करता है। ये भी कथन गलत है। शिलोंग शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। सी पॉइंट में है कि घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका। पूछा है कौन सा सत्य है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी BPSC TRE में सवाल पूछा गया था। ठीक है, क्या है ये? बांस ड्रिप सिंचाई पूछा गया था। अभी तो BPSC TRE जो री एग्जाम हुआ था उसी में तो पूछा गया था कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है ये किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेघालय में। ठीक है, मेघालय में ये सिस्टम जो है ये प्रचलित है। क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सिर्फ हम पहला पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। बाकी आप लोग इसे PDF फाइल में जरूर पढ़िएगा। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। ठीक है, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है।
तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक लिए जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। तो बस आपको याद ये रखना है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये किस राज्य में प्रचलित है, तो ये मेघालय राज्य में प्रचलित है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रख सकते हैं कि ये 200 वर्ष पुरानी परंपरा है। ठीक है, ये 200 वर्ष जो पद्धति है ना, ये 200 वर्ष पुरानी है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी जो है ये बांस पाइप में आ जाता है, उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जा करके अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटा करके इसे पौधे पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेथड है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ये मेथड क्या है। ठीक है, तो इसे आप लोग PDF फाइल में ज़रूर देख के जाइएगा। वैसे यहाँ से सवाल बहुत कम बनेंगे, सवाल आपका जो है इसी पॉइंट से बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है। यहाँ पे पहला सवाल जो कि TRE 3 में एग्जाम में पूछा भी गया था कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है मुख्य रूप से, तो ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये मेघालय में प्रचलित है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग में क्या प्रचलित है, छत वर्षा जल संग्रहण। और अनिवार्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये तीनों फैक्ट याद रखते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेघालय में प्रचलित बांस ड्रिप सिंचाई विधि लगभग कितनी पुरानी है, ये 200 वर्ष पुरानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेघालय में प्रचलित बांस ड्रिप सिंचाई विधि के अंतर्गत अंतिम चरण में पानी का बहाव घटाकर लगभग कितना प्रति मिनट कर दिया जाता है, 10 से 20 बूंद, 20 से 80 बूंद, 80 से 100 बूंद, या फिर एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 से 20 बूंद था ना, आई थिंक 15 से 20 से 80 बूंद था, सॉरी 20 से 80 बूंद। ठीक है, 20 से 80 बूंद प्रति मिनट घटाकर किया जाता है। तो इसका 20 से 80 होगा, विकल्प नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। क्षमा चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो ये फैक्ट सब याद रखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, देखिए इसमें क्या दे रखा है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये तो याद रखना है पहला पॉइंट कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है और किस नदी पर है, गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता को पूरा करेगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों के 3112 गांवों की 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। कितना जिला, 15 जिला, और ये एरिया भी याद रखिएगा 18.45 लाख हेक्टेयर। इससे राजस्थान के सामरिक महत्व के रेगिस्तानी जिले बाड़मेर और जालौर को 2,46,000 हेक्टेयर की सिंचाई भी होगी तथा महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से 37,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। गुजरात में लगभग 75% कमान क्षेत्र सूखा प्रवण है, जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमान क्षेत्र सूखा प्रवण है। सुनिश्चित जल की उपलब्धता जल्द ही इस क्षेत्र की सूखारोधी बना देगी। ठीक है, आप चाहें तो ये स्रोत यहाँ से जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या बनता है। सवाल है, सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में और किस नदी पर बनाया गया है, तो ये गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना में कुल कितने राज्य सम्मिलित हैं, 2, 3, 4, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा 4। कौन कौन से राज्य हैं, तो ये 4 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के कितने जिलों के कितने हेक्टेयर क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के कितने जिलों के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। विकल्प में देखेंगे तो बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, 15 जिलों के 18.45 लाख हेक्टेयर। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों और 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों की सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। विकल्प नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला में देखेंगे तो कटिंग में दिया हुआ है यहाँ पे कि अंतर्राज्यीय जल विवादों की सूची तैयार करें।
ठीक है। तो ये सूची आपके लिए हम यहाँ पे बना दिए हैं छोटा सा। और यहाँ पे एक और दे रखा है ये वाला फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। मतलब ये है कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई है? ये महाराष्ट्र सरकार क्या बना रही थी? कोयना पर जल विद्युत परियोजना बना रही थी, ठीक है। जिसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे विरोध कौन किया है? विरोध करने वाला राज्य है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे इससे कि इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। अब देखेंगे तो कोयना बांध कहाँ है? देखिएगा तो ये महाराष्ट्र में है। देखिए ये है आपका कृष्णा नदी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कोयना बांध की यहाँ पे है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पर कोयना बांध जब बनाया गया जा रहा था ना, तो यहाँ पे बाकी राज्यों जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है उनके द्वारा आपत्ति जताई गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ फैक्ट याद रखना है। देखिए क्या फैक्ट याद रखना है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का है, याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों के बीच नदियों या जल के बंटवारे से जुड़े विवादों को न्यायिक समाधान करना। आर्टिकल 262 में दिया गया है ये चीज़। और इसका न्यायाधिकरण बनाता कौन है? ये केंद्र सरकार बनाती है। और निर्णय की जो प्रकृति होती है वो अंतिम व बाध्यकारी होता है, आपको मानना ही होता है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय जल विवाद में देखेंगे तो कावेरी जल विवाद याद रखिए, कृष्णा जल विवाद याद रखिए, गोदावरी जल विवाद याद रखिए, रावी व्यास जल विवाद याद रख सकते हैं, नर्मदा जल विवाद याद रख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है आपका कावेरी जल विवाद, ठीक है। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी इसमें शामिल है। खास करके कर्नाटक और तमिलनाडु याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या बनेगा यहाँ से। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच प्रमुख रूप से है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु, विकल्प नंबर सी सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1990 में किया गया था और इसका अंतिम निर्णय 2007 में दिया गया था। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार तमिलनाडु को सर्वाधिक जल मिलेगा। कावेरी जल विवाद अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत सुलझाया गया था, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 50, 52, 56। तो याद रखिएगा 1952 में, ठीक है, सॉरी 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, हाँ, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1956 में लागू हुआ था। चलिए आगे है, एक कटिंग दिख रहा है यहाँ पे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। क्या है ये? ध्यान दीजिएगा। इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य हैं, जैसे कि खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई, हर खेत को पानी के तहत बुआई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, अपव्यय को कम करने, अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकी जैसे कि प्रति बूंद अधिक फसल और सतत जल संरक्षण प्रणालियों का अपनाना आदि। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कुछ उद्देश्य है। यहाँ पे इस चीज़ों को याद रखना है। यहाँ से सवाल हमारे लिए ये बन सकता है कि प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का नारा है? प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का नारा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। से जवाब होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का नारा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक है। ये जो आप कह सकते हैं जो नारा है ये किसका नारा है, किस योजना का? तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा है, ठीक है। चलिए आगे है कि आप जानते हैं अटल भूजल योजना, अटल जल जिसे कह रहे हैं, कुछ 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों या तालुकों की 8220 ग्राम पंचायतों में ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद रखना है, पहले तो याद रखना है कि अटल भूजल योजना कितने राज्यों में चलाया जा रहा है, तो 7 राज्य में। कौन कौन सा राज्य? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन 7 राज्यों के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉक या तालुकों की 8220 ग्राम पंचायत में ये कार्यान्वित किया जा रहा है जहाँ पे जल की कमी है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आगे कि भारत में चुने गए राज्यों में जल की कमी, अब देखेंगे ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 37% है। अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल के उपयोग के मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू क्या है? एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल के उपयोग के मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या बनेगा। पहला सवाल सिंपल सा कि अटल भूजल योजना को भारत के कितने राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा 7 राज्य, और 7 राज्य का नाम आप याद रखिए। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन 7 राज्यों का नाम याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसमें देखेंगे बिहार शामिल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, अटल भूजल योजना के तहत कितने जिलों में योजना चलाई जा रही है? 80, 229, 8220 या फिर एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 80। अटल भूजल योजना के तहत 80 जिलों में योजना ये चलाई जा रही हैं। ठीक है, 229 ब्लॉक है जबकि 8220 पंचायत है, ग्राम पंचायत। ठीक है, 80 ब्लॉक के 80 जिलों के 229 ब्लॉकों के 8220 पंचायतों में ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्लॉक है और ये क्या है आपका ग्राम पंचायत और ये जिला है। ठीक है, चलिए अगला कटिंग दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इस कटिंग में से भी बीपीएससी तैयारी में एक बार सवाल पूछा था। सवाल कहाँ से पूछा था बताएंगे अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें देखते हैं क्या यहाँ से ज़रूरी है जानना। यहाँ से देखिएगा, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। यहीं से सवाल पूछा गया था। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, जबकि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। इनमें से हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष का पूजा को पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं, है ना। आगे है कि भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियां का संरक्षित करने की अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरना, पहाड़ी, चोटियाँ, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिर के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों को में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो ये फैक्ट और ये वाला जो फैक्ट बताएं याद रखिएगा। यहाँ से सवाल बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था और आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या बनेगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट गड़बड़ाया है, थोड़ा सा। चलिए सवाल है, राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास कौन से जानवर देखे जा सकते हैं? चिंकारा, नीलगाय, काले हिरन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास चिंकारा, नीलगाय, काले हिरन जानवर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा भी अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मोरों के झुंड भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करते हैं? इमली और आम और वट वृक्ष, महुआ और कदम। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे महुआ और कदम। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, महुआ और कदम इसका सही आंसर है। चलिए आगे है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किन पेड़ों की पूजा करते हैं? इमली, आम, महुआ, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे देखेंगे तो इमली और आम इन दोनों का पूजा शादियों के दौरान करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे
उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बाघ परियोजना से कटिंग दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वन्य जीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों को सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। ठीक है, ये लाइन जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों के आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल परियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ये सभी याद रखिएगा कि कौन सा उद्यान कहाँ है, कब प्रोजेक्ट टाइगर लाई गई थी। ठीक है, 1973 में जनगणना जब की गई थी तो अनुमान जो था वो 55,000 से घटकर कितना हो गई थी। इस सब फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं, इससे क्या क्या बन सकता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 में। अगला सवाल, बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण क्या नहीं है? आवास स्थलों का सिकुड़ना, जनसंख्या वृद्धि, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या में कमी। ये सभी कारण हैं, अर्थात सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बाघों की घटती संख्या का कारण ये सभी है, आवास स्थलों का सिकुड़ना, जनसंख्या वृद्धि का होना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या में कमी होना, ये सभी बाघों की घटती संख्या का कारण है, मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाघों की खाल और हड्डियों का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? भारत में, नेपाल में, एशियाई देशों में, परंपरागत औषधियों में। तो सही आंसर हो जाएगा एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में बाघों की खाल और हड्डियों का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। आगे है एक सवाल और, दुनिया के 2/3 बाघों का कौन सा देश आवास उपलब्ध करवाते हैं? भारत और चीन, भारत और नेपाल, नेपाल और बांग्लादेश। सही से सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो सही आंसर मिलेगा आपको भारत और नेपाल, जहाँ पे दुनिया के 2/3 बाघों को देश आवास उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, भारत और नेपाल। चलिए आगे है, उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सुंदरवन, कार्बेट, बांधवगढ़। सही आंसर हो जाएगा इसका कार्बेट। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा याद रखिएगा मानस कहाँ पर है? ये असम में है, जबकि सरिस्का राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ना, ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा यह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान लगभग 881 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है और दिल्ली से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। चलिए आगे है, एक और कटिंग है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी की दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषण विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। ठीक है, ये पूरा आपको फैक्ट ही याद रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? पहला तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में की गई। ठीक है, क्लब ऑफ रोम में। ठीक है,
तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक अ स्मॉल एज ब्यूटीफुल किसने लिखा है? तो सुमेसर ने लिखा है। इसमें देखेंगे तो विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से यहाँ पे पुनरावृत्ति की गई थी। इसके बाद फिर आपको याद रखना है कि 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। ठीक है, इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत की थी। ठीक है, कौन सा आयोग? तो ये जो 1987 में था ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट, इसमें सतत पोषणीय विकास का इसमें संकल्पना प्रस्तुत की गई और संसाधन संरक्षण की वकालत भी की गई। ये जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट को बाद में हमारा साझा भविष्य के शीर्षक से पुस्तक के रूप में ये फिर प्रकाशित की गई थी बाद में। ठीक है, इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो में ब्राजील में जो 1992 हुआ था, यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था सतत पोषणीय विकास का। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले किसने की थी? कब किसने की थी? ब्रंटलैंड आयोग ने। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? हमारा साझा भविष्य, अ स्मॉल एज ब्यूटीफुल, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा हमारा साझा भविष्य। ठीक है, थोड़ा सा इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्यों होगा? सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये आपका हो जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट आयोग जो था आपका। ठीक है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे है ना कि 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। तो किसने प्रस्तुत की? तो 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट। ठीक है, इसको बाद में फिर आगे चल करके हमारा साझा भविष्य शीर्षक के से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी बाद में। ठीक है, ये तो पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की गई थी हमारा साझा भविष्य में। ठीक है, शीर्षक से। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई विकल्प हो जाएगा सही। चलिए अगला सवाल है, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट की शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई, तब इसका आंसर हो जाएगा हमारा साझा भविष्य। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बीपीएससी टीआरई में सवाल पूछा गया था यहाँ से भी। ठीक है, मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत अब देखेंगे तो मैदान अब देखेंगे तो कितना 43% है, जबकि पर्वत 30% है और पठार आपका 27% है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा गया था बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल क्या क्या बनता है। सवाल इसी तरह का पूछा गया था कि भारत में मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? भारत में मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो याद रखिएगा ये मैदान का है। ठीक है, कितना परसेंट? तो 43%। ठीक है, चलिए आगे है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में पठारों का प्रतिशत कितना है? 43 तो आपका मैदान है, 30% और 27%। अब तो देखेंगे यहाँ पे पठारों की बात की गई तो पठार कितने हैं? पठार आप देखेंगे यहाँ पे तो 27% है, जबकि पर्वत 30% है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया था आपसे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में पठारों का प्रतिशत कितना है? तो ये 27% है, जबकि 30% आप देखेंगे तो क्या है आपका? पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे है, पर्वत और पठार का संयुक्त प्रतिशत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितनी है? 43, 30, 57, से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि पर्वत कितना है? 30% है, जबकि पठार कितना है? 27% है। दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 57%। और 43% क्या है? मैदान है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी 57%। चलिए आगे देखते हैं, एक और सतत पोषणीय विकास के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। बाकी यहाँ पे एक रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। इसमें क्या था देखिएगा, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक पोषण पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा
21 को स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये एजेंडा 21 कब प्रस्तुत की गई थी या कब प्रदान इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो रियो डी जेनेरो में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक है। और ये एजेंडा 21 क्या था? तो यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, ठीक है। अब देखिए इसे सवाल क्या बनेगा? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखे। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में, पेरिस में, या फिर से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 1992 में। चलिए आगे है, रियो सम्मेलन में किन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई थी? भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर, एजेंडा 21 पर, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। ये सही आंसर हो जाएगा इसका डी विकल्प। तीनों सिद्धांतों पर सहमति जताई गई थी, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। और अंतिम में एक कटिंग दिया हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। इस यहाँ पे सवाल इससे नहीं बनाया गया है, लेकिन आप इसे ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। क्या दिया गया था देखिएगा, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की प्रक्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये बातें किसने कही थी? 487 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के द्वारा ये कथन कही गई थी। तो ये आपको याद रखनी है जानकारी के लिए। मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बट फिर भी आपको याद रखनी है कि ये कथन किसने कहा था। गौतम बुद्ध ने कहा था 487 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये था क्लास 10 का पार्ट 1 वीडियो। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।